एक नई संवत की शुरुआत होने जा रही है और इस नई संवत की शुरुआत के साथ भारतीय बाजार क्या अपना नया ऑल टाइम हाई हिट करेंगे और कैसी रहेगी ये दिवाली के बाद की चाल मार्केट्स की। और क्या मान रहे हैं जानकार, किस तरह से रहेगा ट्रंप साहब का बोलबाला, इन सब पर हम बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं, हर बार की तरह हमें गाइड करने के लिए, समझाने के लिए और बेहतर राह दिखाने के लिए हमारे साथ विजय केडिया सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। और हर बार की तरह विजय केडिया सर हमें बहुत सारी और भी अपने हल्के फुल्के तरीके से समझाएंगे कि बाजार कैसा उन्हें दिखाई पड़ रहा है। विजय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर, जिस सिचुएशन सिनेरियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं, इस सिचुएशन सिनेरियो में बहुत कुछ है। पहले तो बाजार कहीं नहीं गया पिछले एक साल में, दिवाली से लेकर दिवाली तक देख लें, कोई खास मूवमेंट नहीं है, ना मिड कैप में ना स्मॉल कैप में। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पहला सबक तो ये है कि पेशेंस रखना शुरू करो, तो वो पेशेंस का लेसन तो उन्हें मिल गया। दूसरा, ट्रंप साहब हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ देते हैं, जो क्या तो किसी बाजार को असर करता है या किसी एसेट क्लास को असर करता है, और फिर निवेशकों को बेचैनी शुरू होती है। सो ये सिचुएशन सिनेरियो को देखते हुए आप कहाँ इंडियन मार्केट्स को देख रहे हो, क्या स्टांस रख रहे हो अभी? देखिए सर, पहला बात तो ऐसा है कि जो आपने बताया कि ये मार्केट 2-3 साल से एकदम तेजी से उठा। कोविड के बाद में देखें तो 21, 22, 23 और 24 आधा, वो समझिए दिवाली के पहले, लास्ट दिवाली के पहले तक मार्केट बड़ा तेजी से, घमासानी जिसको बोलते हैं, उस तरह से मार्केट बढ़ा और शेयर 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो गया। तो ये शेयर बाजार का क्रम है, ये इसी तरह उतार चढ़ाव के क्रम से शेयर बाजार चलता है, ये एक तरफा नहीं चलता है। जैसे कार्डियोग्राम में भी आप देखिए तो आदमी जब तक जिंदा रहता है, जब तक वो ऊपर नीचे कार्डियोग्राम का वो चलता रहता है मीटर, वही शेयर बाजार का एक तरफा जो मार्केट चलता है वो एक डेंजरस साइन होता है। ये मार्केट 3 साल बहुत तेजी दिखाया, लोगों के पैसे बहुत अच्छे बढ़े, और 1 साल से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम और मार्केट कंसोलिडेट करेगा। और मेरे को लग रहा है, लेकिन जो 4-5 महीना पहले जो मंदी आई थी और जो भाव नीचे के जो बने थे इंडेक्स वाइज अगर हम बात करें, तो वो इंडेक्स वाइज नीचे की मंदी खत्म हो गई है, और ऊपर नया भाव आने में मेरे को लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितता की स्थिति है, अभी भी बनी हुई है। तो उस बोलकर इंडेक्स को छोड़ दे, और ऐसे भी इंडेक्स का तो खाली एक पैमाना है इंडेक्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो अभी अगर आप देखें मिड कैप वगैरह में, वो अभी भी अपने पीक भाव जो उन्होंने लास्ट ईयर बनाए थे उससे आपको हजारों शेयर ऐसे मिलेंगे जो 30-40% तक डाउन है। तो उस बोलकर मेरे को लग रहा है ये मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में है, थोड़ा दिन और ऐसा रहना चाहिए, थोड़े महीनों और ऐसा रहना चाहिए। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप का तो अभी उनको भी नहीं मालूम है कि वो कल क्या करने वाले हैं। और तो इस बोलकर हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए, ट्रंप हमारा एक कस्टमर है, आप इसको इस तरह से समझिए। अगर आपकी दुकान में कोई कस्टमर हमेशा आता था और अचानक आना बंद कर देता है, तो हम कस्टमर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि वो आना क्यों बंद कर दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी को इतनी बढ़िया करें, या अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इस तरह से करें कि कस्टमर के पास में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचे आपके सिवा कहीं जाने का। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बढ़िया, ये समझिए अपने आप को खुद को जांचने का ये एक मौका है। और वो अपनी कंट्री के लिए, उसको जो सही लग रहा है वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं ट्रंप। कल उनको समझ में आएगा कि उन्होंने गलत किया है तो अपने आप को सुधार लेंगे। आज जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। तो विजय सर, जो इंडिया हमेशा से करता आया है कि एक आपदा में अवसर ढूंढ लेता है, वो आपदा में अवसर फिर से दिखा, जहां पर यूएस पे डिपेंडेंसी कम हो रही है और बाकी देशों में डिपेंडेंसी बढ़ रही है। प्लस गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक रिफॉर्म भी इतने बढ़ा दिए कि वो भी आपको एक अच्छी डिमांड स्टिमुली दे रही है। हालांकि ये सब होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। तो मान के चलें कि ये जो टैरिफ का वॉर पूरा शुरू हुआ था, इसमें इंडिया एज अ विनर इमर्ज होकर आ सकता है। ये बोलना आज के दिन थोड़ा मुश्किल है कि इंडिया एक विनर होके आ सकता है। अभी विनर की छोड़ी, अगर हम अपने आप को थोड़ा बचा भी लें तो हमारे लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो एक्चुअली चाइना की है। क्योंकि हमारे पास में इंडिया में उतनी बड़ी स्केल नहीं है, हम चाइना की कंपैरिजन में बहुत छोटी इकोनॉमी है हम। और वर्ल्ड वाइड भी हम देखा जाए तो चाहे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपने आप को बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, बहुत छोटी इकोनॉमी है हम। और मेनली हमारी जनसंख्या को देखते हुए, तो इस बोलकर कि अगर हम कोई भी कारण से, मेरे को लगता कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जिस तरह से ट्रंप के बीच बीच में स्टेटमेंट आते रहते हैं,
कि उस तरह के ऐसे लगता है कि शायद कोई ना कोई इसका रास्ता निकलना चाहिए। तो सर इंडिया विज़ावी बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के, क्योंकि चलिए यूएस को हम छोड़ भी दें, चाइना हमारा ऑलरेडी बहुत मल्टीपल लेवल ऊपर खड़ी हुई इकोनॉमी है। सो विज़ावी बाकी इकोनॉमी जो है, क्योंकि आपका टैरिफ में कंपैरिजन ब्राज़ील से हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में और बाकी चीज़ों में आप और बेटर हो बहुत सारी इकोनॉमीज से। सो विज़ावी बाकी एशियन इकोनॉमीज में हम किस तरफ खड़े हैं, कितना वेल पोजिशन है और क्या ग्रोथ देखें हम यहाँ से? मेरा ऐसा देखिए, मेरे को इकोनॉमी की उतनी ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी इकोनॉमिस्ट को मैं सुनता वगैरह जरूर हूँ, सब एक्सपर्ट्स लोगों को। मेरे को क्या लग रहा है कि जैसे हम अभी गवर्नमेंट प्रिडिक्ट कर रही है कि समझे हम 6.5% से हमारी जीडीपी ग्रो होगी। हम्म। मेरे को क्या लगता है कि ये 6.5% की जो ग्रोथ है ना, ये बहुत कम है, ये बहुत मामूली ग्रोथ है 6.5% की। हमको वाकई में अगर दुनिया को जीतना है और हमको अपना एक बड़ा स्थान हमको बनाना है, तो हमको 10% से ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा हमको। ये 6.5% से तो हम कहीं बहुत लंबी रेस में कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि एक चीज नहीं हमको सब भूलनी चाहिए कि हमारी जनसंख्या कितनी है। हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर हम 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और 6.5 हम ग्रो करेंगे। तो हमारे पास अपने चैलेंजेस भी है। हमारे पास में सबसे बड़ी चैलेंजेस है रोजगार की। एम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी चैलेंजेस है कि उसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा हमको। और मेरे को लगता है कि अगर हम एक 10% की कम से कम अगर हम ग्रो करें अगर हमारी इकोनॉमी को, तो जरूर ऐसे लगता है कि 15-20 साल के अंदर में कोई एक बहुत अच्छी जगह हम पहुंच पाएंगे। और अदरवाइज हम एक मीडियम या मिडिल क्लास की इकोनॉमी बन के ही रह जाएंगे, ऐसा अगर इसी ग्रोथ से बढ़े तो। तो विजय सर, अब आता हूं जरा मैं सेक्टर और कंपनी स्पेसिफिक। पहला, मिड कैप स्मॉल कैप का जो फ्रॉथ था, जो हम लास्ट टाइम कभी मिले थे और हमने बात की थी, उस समय से बहुत हद तक सेटल हो चुका है या अभी और सेटलमेंट बाकी है? एक पार्ट। और दूसरा, यहां पर भी बहुत केस टू केस बेसिस पर है। सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो कि मिड कैप स्मॉल कैप कितने महंगे हैं, सस्ते हैं, बीच में कहीं हैं, कहां देखें इनको हम? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा ये पर्सनल राय है, मेरे को लगता है कि मिड कैप कोई सस्ते हैं ऐसा मेरे को नहीं लगता है। और हैं कुछ पॉकेट्स में आपको सस्ते मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर बाजार समुद्र के जैसे होता है। कहीं पर रफ है और कहीं पे समझिए काम है, और कहीं पे माने तो ये हमेशा समुद्र के जैसे है। तो कुछ पॉकेट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे शेयर्स वाकई सस्ते हैं, और लेकिन वहां पर किसी को काम नहीं कर रहे हैं। अभी का जो माहौल चल रहा है वो सबको मोमेंटम वाले शेयर्स ही पकड़ने हैं, और या जिनके हाई पी है, जिनमें रोज कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है जैसे, तो उन्हीं में लोगों को काम करना है। तो इसमें होशियार निवेशक को तो ऐसा करना चाहिए कि मार्केट के जो बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह आती है या जो सब, उसमें नहीं जाना चाहिए। और जो शेयर ऐसे लगे कि कंपेरेटिवली सस्ते हैं और जिनमें ग्रोथ भी है, खाली सस्ते की कोई वैल्यू नहीं है। सस्ते शेयर्स लेके वो जिंदगी भर सस्ते रह जाते हैं। सस्ते शेयर्स अगर उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो उनके अंदर में काम करने से निवेशक को पैसा बनता है। तो विजय सर, ये ग्रोथ का जो बेंचमार्क है वो क्या सही है? मतलब ये तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कहां पर आके ग्रोथ वैल्यू रह गई है या कहां पे आके ग्रोथ ओवर वैल्यू हो गई है। आप कई हॉस्पिटल के शेयर देखेंगे, ग्रोथ है लेकिन 100 के मल्टीपल पे पहुंच गए। कई ऐसी कंपनियां जहां पर मतलब 20% की रीजनेबल ग्रोथ या 25% की प्रॉफिट में ग्रोथ, क्या ये सही ग्रोथ है? और कितना वैल्यू तक आप मानते हो कि हाँ ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया है फिर? नहीं, कोई कंपनी अगर 15-20% ग्रो करती है और समझिए उसका 50-60 का पी है, तो ऑफकोर्स वो पी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे आपने सही पकड़ा, आपने सही बोला। जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, मेरे को भी लगता है ये सनराइज इंडस्ट्री है और ये रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, और ये आगे 10-15 साल इनका फ्यूचर अच्छा चलना चाहिए। इसमें कंसोलिडेशन भी हो रहा है, पी वगैरह भी इनके अंदर में आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। इन सब सारे इनके पी वगैरह बहुत महंगे हैं। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि शायद ये बहुत ज्यादा महंगे से बहुत ज्यादा सस्ते भी नहीं होने वाले हैं, शायद ऐसा है। बाकी शेयर बाजार को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये पे 70 का पी रेशियो 35 हो जाएगा, ऐसा शायद नहीं है। लेकिन अगर बाजार गिरता है, कोई खराब आती है, तो 20-25-30% तो कोई भी शेयर कभी भी अच्छे से अच्छे शेयर्स भी गिर सकते हैं। तो इन्वेस्टर को उसका इंतजार करना चाहिए ऐसी कंपनियों में जहां पर समझिए 20-25% की ग्रोथ है। और अगर पी बाजार 60-70 का दे रहा है, तो क्या तो आप उसको अवॉइड कीजिए, इस भाव में मत लीजिए, और या थोड़े दिन वेट कीजिए। क्या तो ग्रोथ ज्यादा बढ़े और भाव कम हो, कहीं एक इक्विलिब्रियम कोई ऐसा कॉमन पॉइंट जहाँ पे आए, वहां लेना चाहिए वहां पे।
और अगर सपोज फिर भी अगर नहीं अगर आता है और आपकी मानसिक स्थिति नहीं है महंगे शेयर्स को रखने की, क्योंकि महंगा शेयर्स आपको बार बार मानसिक आपको चैलेंज तो करेगा वो आपको कि बाजार गिरेगा तो एक बार वो भी डूबेगा। और लेकिन ये हॉस्पिटल के शेयर्स गिर नहीं रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। तो लेकिन अगर आप उसमें मेंटली कंफर्टेबल अगर नहीं है, तो फिर आपको ऐसे शेयर्स ढूंढने चाहिए जिन शेयरों के अंदर में 20-25% की ग्रोथ नहीं है समझिए, लेकिन समझिए 10-15% की, 12-15% की ग्रोथ है। और वैल्यूएशन भी समझिए 10 के पी के आसपास या नीचे मिलती है, तो वैसे शेयर्स लेने चाहिए, वो ज्यादा सेफर होंगे। तो विजय सर, मतलब आपके डिकेड्स में आपने मल्टीपल बुल मार्केट्स देखे होंगे, सेक्टोरल, मतलब स्टोरीज बनती रहती हैं, शेयर चलते रहते हैं, रिटेलर फंसते रहते हैं और स्मार्ट लोग निकल जाते हैं। ऐसी बहुत स्टोरी आती हैं बीच बीच में। हमने ईवी स्टोरी भी देखी, हमने डिफेंस स्टोरी देखी, पीएसयू स्टोरी देखी, रेलवे स्टोरी देखी, हाल फिलहाल की स्टोरी है सारी। तो अब सेमीकंडक्टर है, अब एआई है। सो ये जो लोभ प्रलोभन बीच बीच में आते हैं आपकी सीधी सिंपल जर्नी में, इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि ये मानसिकता का बहुत बड़ा खेल है। मैं एक आम निवेशक हूँ, मेरी ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं, 15% की CAGR से मैं ग्रो कर रहा हूँ। सडनली एक नया सेक्टर इमर्ज हो जाता है जो लगता है यही सनराइज सेक्टर है, इसमें पैसा नहीं डाला तो मैं निकल जाऊंगा, मेरा पैसा नहीं बनेगा। तो ये जो लोभ प्रलोभन आते हैं बीच बीच में, इनसे कैसे वेरिएट किया जाएगा? आप तो सालों से देख रहे हो इस तरह की चीज़ों को। सर शेयर बाजार में यही डिसिप्लिन है, आपको इस तरह के टेम्पटेशन से आपको बचना है। तभी मेरा एक कोट भी है सर कि शेयर बाजार का जो काम इन्वेस्टिंग जो है ना, ये योग की तरह होता है सर। योगा के अंदर में क्या होता है ना, माइंड बॉडी एंड सोल, इन तीनों का अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट होता है इन तीनों का। तो आपको अगर माइंड में समझ में ये आ रहा है कि हाँ ये काम गलत है और मैं ये महंगे शेयर्स लूंगा, मेरी उसको कभी बाजार गिरा, कोई क्राइसिस हुई तो मेरी रात की नींद उड़ जाएगी, शेयर गिर जाएगा 20-25%, आपको ये समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने सेंसेस के द्वारा या अपनी अपनी ग्रीड के द्वारा अगर आप रोक नहीं पा रहे हो, तो ये इसका परिणाम तो फिर आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसका इसमें तो कोई दूसरा आपको कुछ कर नहीं सकता है। तो इसी बोलकर यहाँ का जो टेम्पटेशन जो है ना सर, यहाँ पे टेम्पटेशन आना, ग्रीड आना, और जैसे काम क्रोध लोभ मोह माया जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में जैसे सिखाया जाता है, तो यहाँ भी वो पूरा काम आता है सर। यही संयम जरूरी है शेयर बाजार में सफल होने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेंटल टेम्परामेंट, आपको अपने आप को उन चीजों से कैसे बचाना, अपने आप को उन चीजों से कैसे अलग रखना। ये इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं सर, इसी को अनुशासन बोलते हैं। अगर अनुशासन आप में इस तरह का नहीं है और आप वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे 95% लोग बिहेव करते हैं, तो आप उसी कैटेगरी में रहेंगे जो 95% की कैटेगरी है, जो बेचारी पैसा कमाती नहीं है। वो क्यों नहीं कमाती? इसीलिए नहीं कमाती है कि वो दिन भर दूसरों को देखती रहती है। आपको अपने आप को देखना है, खुद का विमोचन करना है, खुद का संयम रखने का है, और एक थ्योरी पकड़ के चलनी है कि मेरे को ये काम नहीं करना है सर। तो इस पर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है यहाँ पे। और जो भी आदमी सफल हुए हैं, उनका सबसे बड़ा सफल होने का पीछे कारण ये है कि वो बहुत अच्छी तरह से अनुशासित रहे हैं और संयम बरता है उन्होंने। तो विजय सर, इंडियन गवर्नमेंट का थ्रस्ट प्लस डिमांड की फोर्स, आपने ब्याज कट देख लिया, सैलरी हाइक देख लिया, टैक्सेशन कट देख लिया, GST कट देख लिया। सो जो डिमांड थ्रस्ट है, ये डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर्स को ड्राइव कर रहा है, जिसपे सब तरह के हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है, ऑटो भी है, इवन हॉस्पिटल है, टूरिज्म है, इन सब में स्पेस में तेजी आ रही है। सो अब ये स्टोरी में से कोई स्टोरी जो लगता है हाँ पिक करने लायक है, वर्थ है, इस पर रखी जा सकती नजर, ये एक इमर्जिंग थ्योरी है, कई साल तक चलेगी। तो मेरे को देखिए, ये सब शेयर्स, पहला बात तो ये बोलिए, कोई भी बात करने के पहले ये बड़ा स्पष्ट कर देना जरूरी है कि शेयर सस्ते नहीं है अभी शेयर बाजार के अंदर में। इसी बोलकर मैं कोई बहुत ज्यादा बीट नहीं हूँ क्योंकि इंडेक्स कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तोड़फोड़ हो जाएगी बाजार में, ऐसा मेरा ध्यान नहीं है। पहला बात तो ये समझिए। लेकिन फिर भी हर समय मैंने कहीं ना कुछ मेरा कोड भी है सर कि स्टॉक मार्केट जो है वो सूरज के जैसे है, कहीं ना कहीं तो उसका प्रकाश रहता ही है पृथ्वी पे। तो स्टॉक मार्केट का भी ऐसे ही है कि ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी रहती है। मेरे को फिलहाल जो मेरे माइंड में जो मेरे को अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, वो है तो टूरिज्म के अंदर में, कि मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट का ध्यान, गवर्नमेंट समझ चुकी है कि डोमेस्टिक टूरिज्म इतना बड़ा एक सेक्टर हो सकता है जो अछूता है, जो एक्चुअली उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया आज तक। और तो मेरे को लगता है कि उसको गवर्नमेंट सुधारने में लगी हुई है।
क्योंकि मैं हमेशा कई जगह बोल चुका हूँ कि इंडिया के अंदर में टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है, डोमेस्टिक टूरिज्म में, कि आपको वर्ल्ड में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको चाहे यहाँ पर नदी चाहिए, तालाब चाहिए, समुद्र चाहिए, स्नो चाहिए, रेगिस्तान चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, सफारी पार्क चाहिए, आपको हेरिटेज चाहिए, आपको मंदिरों की कलाकृति चाहिए, आपको सारी की सारी चीजें हिंदुस्तान के अंदर में मौजूद है, जिनको बाहर देखने के, यूरोप खंडर को देखने के लिए हम यूरोप जाते हैं। ये सब कोई खाली मार्केटिंग है ये सब। हम्म। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, हम्म। कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक से वहां पर ट्रेनें वहां तक पहुंचती नहीं है, या प्लेनों का कनेक्शन नहीं है। दूसरा, ठीक से बहुत अच्छी तरह की या होटलें होटलें भी नहीं है, हाइजीन नहीं है, और मार्केटिंग नहीं है। हम अपने आप को ऐसी सी चीजें हैं जिनको वर्ल्ड लेवल पर हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को लगता है गवर्नमेंट में थोड़ी ऐसी चेतना जगी है। तो एक तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है। इसका जो फायदा होने वाला है, ये एयरलाइंस को भी फायदा होता है इसके अंदर में, होटल्स वगैरह को भी फायदा होता है इसमें। जो टिकटें वगैरह जो कराते हैं, समझिए जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह है टिकटों वगैरह कराने का, उनको भी फायदा होता है। लेकिन ये कोई भी ऐसे ऐसे कंपेलिंग सस्ते नहीं है जिनको आपको लगे कि ये सस्ते हैं। ये महंगे हैं, महंगे थे, और मेरे को लगता है ये महंगे रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर में एक, शायद लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में एक ये है कंसिस्टेंसी, की हाँ ये शायद निरंतर ग्रोथ करेंगे। इस बॉल को हाई पी पे वो ले रहे हैं। तो ऐसा मेरे को लग रहा है। तो एक तो मेरे को, लेकिन बीच बीच में झटके आते हैं शेयर बाजार में, एक्सटर्नल कारण से झटके आते हैं, उस सेक्टर के कारण झटके न भी आए, ट्रम्प की पॉलिसी के कारण या कोई दूसरी पॉलिसी के कारण, मानसून के कारण कुछ भी झटके आते हैं। तो एक तो मेरे को ये टूरिज्म से रिलेटेड कंपनियां, और हॉस्पिटल जो आपने बताया, मेरे को लगता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी बढ़िया करेगी। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहूंगा, वार्न करना चाहूंगा, ये सारे शेयर महंगे हैं। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बाकी और भी थीमें जो चलती रहेगी, अभी मेरे को ये मेन दो तीन अच्छे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल एंड टूरिज्म। इनफैक्ट टूरिज्म में हॉस्पिटल भी कुछ हद तक ऐड कर सकते हो कि इंडिया में हॉस्पिटल टूरिज्म के तौर पर भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। तो विजय सर, या मेडिकल टूरिज्म। हाँ, तो किसी जानकार ने मुझे बहुत पहले एक बात बोली थी कि भारतीय बाजार हमेशा से महंगे और कम महंगे के बीच में घूमते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही मानते हो आप? हो सकता है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6-7 हजार कंपनियां हैं, तो वो हाँ। कौन सी नजरिए से देखते हैं वो बराबर बात है। वो हो सकता है ऐसा जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स वाइज, अगर इंडेक्स का अगर एवरेज देखें तो समझिए वो 16-17 से नीचे इंडेक्स कभी जाता नहीं है। और 24-25 के ऊपर तक, 20 के ऊपर ही शायद मेरे ख्याल से इंडेक्स का अगर एवरेज देखें, इंडाइसेस की अगर बात करें, इंडेक्सेस की, तो वो शायद वो दूसरे कंट्रियों से महंगे रहते हैं हमारे इंडेक्स। इवन अभी तो इंडेक्स भी महंगे हैं कंपेरेटिवली, और इंडिविजुअल स्टॉक्स भी महंगे हैं, ग्रोथ वाले स्टॉक्स महंगे हैं। तो वो बात आपकी बराबर है कि या जो भी उन्होंने बोला, कि बात कुछ हद तक सही है कि महंगे हैं, और महंगे थे, महंगे हैं, और शायद महंगे भी रहेंगे। लेकिन इसी महंगे और महंगे, कम महंगे और ज्यादा महंगे के बीच में भी कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है साहब। जो शेयर्स कंपैरेटिवली इंडेक्स की एवरेज से भी सस्ते मिलते हैं, और जो स्टॉक्स की भी जो वैल्यूएशन है, उनसे भी कभी कभी कई सेक्टर सस्ते मिलते हैं। मैं आप लोग को बेनिफिट के लिए जैसे बताना चाहूंगा, जैसे मेरे को ये बैंकिंग के जो सेक्टर है, जैसे प्राइवेट बैंक, मेरे को इसमें भी बहुत, सॉरी पब्लिक बैंक, मेरे को पब्लिक सेक्टर बैंक, मेरे को इसमें भी बहुत संभावनाएं लगती है मेरे को। इन्हीं शेयर्स का मैं बार बार आपको इशारा कर रहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी देखना चाहिए। कई शेयर्स आपको ऐसे निकलेंगे गवर्नमेंट वाली बैंकों में, जो बहुत सस्ते पी पे मिलते हैं, कंपेरेटिवली 10 के नीचे की पी में मिल रहे हैं, और वो कंपनी 12-14% की ग्रो कर रही है, क्रेडिट ग्रोथ है उन कंपनी, ऐसी बैंकों के अंदर में। तो मेरे को इनमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इनके लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफेंस या दूसरी कंपनियों के जैसे ऐसे नहीं है कि रोज 20-30% बढ़ जाते हैं, 40% बढ़ जाएंगे और फिर गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्लो एंड स्टडी वाले हैं, ये कछुए की रेस वाले ये शेयर्स हैं। तो मेरे को इनमें भी अपॉर्चुनिटी लगती है। तो विजय सर, दो तीन एसेट क्लास, पहला गोल्ड सिल्वर, जिस तरह का ये तेजी है, इसको मानूं कि ये कुछ फियास्को चल रहा है मार्केट में, ये तेजी नहीं है, तेजी से कहीं ज्यादा पहुंच चुकी है। इतना उम्मीद था क्या आपको कि सोना चांदी कभी इतना ही हो जाएगा? मतलब हद से ज्यादा भाग रहा है तो। हाँ, तो मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि ये यूफोरिया हो रहा है मार्केट के अंदर में, सोने और चांदी के अंदर में। और मेरे को, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जबकि मेरे पास में भी सोना, मेरे पास भी बॉन्ड है सोने के, माने एसजीबी जिसको बोलते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, मैंने लिया था 3-4 साल पहले। चांदी का भी मेरे पास में ईटीएफ लिया हुआ है, मैंने 6-8 महीना पहले, साल भर पहले मैंने लिया था। और लेकिन मैं उनको होल्ड कर रहा हूँ, मेरा उनको बेचने का मन नहीं है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरे को 10-5 साल या 20 साल मालूम नहीं मेरे को रखने का है, लेकिन मैं नया नहीं लूंगा। और मेरे को ऐसे लगता है कि इसके अंदर में एक यूफोरिया पैदा हो रहा है या हो गया है।
लेकिन यूफोरिया, आप सोच रहे हो कि आपके हिसाब से कि यूफोरिया है और ये कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप रोंग हो जाते हैं। यूफोरिया में मार्केट और आगे बढ़ जाता है। हम्म। तो ये अभी जो नया काम करेंगे तो वो थोड़े से माने फुटबोर्ड पर, जैसे ट्रेन के अंदर में जो फुटबोर्ड पे खड़े होकर सफर करते हैं, हम्म। उनके लिए शायद वैसा रहेगा। तो मैं तो अभी नया काम इनके अंदर में नहीं करूंगा, ये दोनों के अंदर में। और ऐसा मेरा मानना। चांदी के बारे में मैं ऐसा जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरे को चांदी में ज्यादा तेजी लगती है मेरे को सोने के कंपैरिजन के अंदर में। और चांदी अगर मेरे को ऐसे लगता है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कमोडिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मैंने अपने लिए काम किया वो मैं आपके दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और जो मेरे मन में है वो बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम्म। लेकिन मेरे को लगता है चांदी वांदी थोड़ी घटती है, तो वो हो सकती है उसमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी है और बढ़ने की। क्योंकि अभी भी चांदी के भाव जो 1985 में थे, अभी भी वो भाव क्रॉस नहीं किए हैं। आप जी। ये सोचिए, तो अभी 40 साल हो गया चांदी के अंदर में, और हम्म। $50 का भाव था 1985 6, या जो भी हंट ब्रदर्स का एक टाइम था। आज तक चांदी ने वो भाव क्रॉस नहीं किया। सोना तो उसके बाद में 4 5 10 गुना हो गया होगा, मालूम नहीं कितना गुना हो गया। तो ये खाली एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेना बेचना आप लोग अपने सलाहकार से समझ के कीजिएगा। तो विजय सर, दो लास्ट सवाल, उसमें एक सवाल, आईपीओ मार्केट में कितना फियास्को है? 4 लाख करोड़ की एप्लीकेशन आ रही है 16,000 करोड़ रुपए के आईपीओ में, जो कि ओएफएस भी है। सो इस तरह का जो नंबर देखने को मिल रहा है, फैंसी नंबर्स, ये कितना बड़ा ट्रैप है? क्योंकि यहां पर भी निवेशक देख के सब्सक्रिप्शन चले आते हैं, और ऐसे 10 नाम गिना सकता हूं जो फैंसी नेम है, फैंसी कंपनियां हैं और इशू प्राइस के नीचे कामकाज कर रहे हैं। सो ये जगह पर क्या हो रहा है? सर वो एक कहावत है, एक गाना है, कहावत नहीं है कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से मगर हमने क्या जिंदगी बसर कर ली, ऐसा कई गाना है सर। तो मेरे को लगता है कि लोगों में यही लग रहा है कि हाँ भाई, अगर हम ये मिस कर गए, वो मिस कर गए, मिड कैप में डिफेंस में नहीं पैसा कमा पाए, उसमें नहीं कमा पाए, तो चलो एक नई कैटेगरी है आईपीओ, उसी के अंदर में हम पैसा कमा लेते हैं। हम्म। लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन, वो जो 60 70 पी ही बोलते हैं, उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन के शेयर्स आप हम्म। ले रहे हो उसके हम्म। अंदर में। और कम से कम जो 60 70 80 पी के जिस कंपनी को ले रहे हो, उसका 20 30 40 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके पास में प्रोडक्ट है, उसके पास में क्वालिटी है, उसके पास में टैलेंट है, उसके पास में कैपिटल है, उसके पास में मार्केट साइज है, उसके पास में विस्तार करने के लिए संभावनाएं हैं, योजनाएं हैं, उसके पास में एक बिजनेस प्लान है, एक स्ट्रेटेजी है। जो नई कंपनी है जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हो, नाम भी आपने शायद आईपीओ के टाइम पे सुना होगा, आज तक आपने नाम भी नहीं सुना, हम्म। और आप उसी के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये एक बड़ा यूफोरिया है आईपीओ के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा जो आईपीओ मार्केट है वही खराब है, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है 10 में से 5 6 7 कंपनी 8 कंपनी भी ऐसी हो सकती है कि जो यूफोरिक वैल्यूएशन में आ रही है, और उनको खाली शेयर बाजार में लिस्ट करने के लिए खाली वो आ रही है कि एक प्राइड फील होता है कि मेरी कंपनी लिस्टेड, ऐसा बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए वो आ रही है। उनके पास में शायद कोई इतना बड़ा बिजनेस प्लान नहीं हो। फिर ओएफएस आ रहा है उनके अंदर में, जो पुराने इन्वेस्टर वो बेच के निकल रहे हैं, उनको एकोमोडेट करने के लिए भी आईपीओ लाया जाता है। वो भी ऐसा उनके साथ में जब आते हैं तो बोल के आते हैं कि भाई मैं आईपीओ में निकल जाऊंगा, तो इस बोलकर भी एक कंपल्शन होता है, एग्रीमेंट भी रहता है। तो मेरे को लगता है कि सर, लोगों को बच के रहना चाहिए आईपीओ मार्केट से, नए इन्वेस्टर्स को इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिस भी अगर हो जाती है तो हो जाती है, वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए, उसके लिए गलत काम अगर आप करते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा सलाह है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप बहुत एकदम सोच समझकर आपको आईपीओ के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये मेरी उनको सलाह है, और ये ऐसा है। तो विजय सर, दिवाली का मौका है, त्योहार का मौका है, और आपने हमेशा हम लोगों को एडवाइस दी है सही, जब जब ज़रूरत पड़ी है। और आपने ही वो 1 अक्टूबर में गाना भी गाया था कि जो लेके बैठेगा वो कमाएगा। तो ज़रा उसी को ही थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दीजिए कि कौन कैसे इसको रिटेल निवेशक समझें, क्या है वो डिटेल? तो गाना है सर, आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो समझो भैया, 10 में से 9 लोगों का होता ट्रेडिंग में रुपया, लगता है सीधा साधा लेकिन है भूल भुलैया, कोई भी बच ना पाया, बीए सीए या एम भैया। आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो समझो भैया। और दूसरा, लोगों को एक मैं दूसरा 2 लाइन और बोलना चाहूंगा, हम्म। जो मेरा गाना भी है सर, कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। हम्म। तो ये इन्वेस्टर को जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, हर बार की तरह विजय सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब 4 शब्दों को जोड़कर आप सार बना लेते हो, ये कला
मतलब मैंने सिर्फ आप ही को ही देखी है पिछले 20 साल के करियर में, किसी को ऐसा सार बनाते नहीं थैंक यू देखा। सर। और एक और चीज़ सर, कि आपकी जितनी अच्छी वैल्यू पिक करना आपको आता है, जो मैं सालों से देख रहा हूँ, उतना ही अच्छा शब्द पिक करना भी आता है आपको उस समय पर जब उसकी ज़रूरत होती है। एक्सीलेंट सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको, आपके थैंक परिवार को, आपकी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा यू। करते हैं अगली संवत, अगला साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रणाम कार्यक्रम सर, का हिस्सा प्रणाम। बनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे विजय केडिया सर को, और उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सही शब्दों का इस्तेमाल करके आपको अगले समय का सार बता दिया है। तो आप उसके हिसाब से अगली संवत में निवेश करिए, और किन एसेट से दूर रहना है, कहां पर जाना चाहिए, ये तमाम आंकड़े आपके सामने रख भी दिए हैं आसान भाषा में। तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहे दिवाली, बढ़िया रहे इन्वेस्टमेंट की जर्नी, और इसी के साथ ही, इसी कामना के साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं।